जब से आज 3 साल हो गया, सितंबर माह में तीसरी जो इनका टाइम वृद्धि हुआ था, ये कर नहीं पा रहे। ये कॉर्पोरेशन करके भी जीते नहीं। और வருகிறது இந்த போராட்டத்தினுடைய கோரிக்கைகள் அடங்கிய அனைத்தையும் இன்றைய தினம் மாலை ராஜ்நாத் சிங் रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह அவர்களிடத்திலே எங்களது தலைவர்கள் वो जो बोल रहे हैं ठीक है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन एक ऐसी संस्था जिससे 9.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और कौन लोग हैं ये लोग वो हैं जो देश की रक्षा में अपना योगदान देते हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। और जब हक और हुकूक की बात आती है, जब इनके अधिकार की बात आती है, तो इनको फिर जंतर मंतर पे आना पड़ता है। बहुत कम देखा गया है कि कोई डिफेंस से जंतर मंतर पे आए और प्रोटेस्ट करे, लेकिन आज ये अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हुए 3.5 लाख लोगों के लगभग हैं और पूरे देश में हैं। और ये समान कह रहे हैं, समान काम, समान वेतन या समान पेंशन, बहुत सारी चीजें इनकी डिमांड्स हैं। ये कह रहे हैं कि हमें भी वो हक और अधिकार क्यों नहीं जो एक सर्विस, जो आर्मी में सर्विस करते हैं या फौज में या डिफेंस सेक्टर में सर्विस करते हैं, उनको मिलता है, क्योंकि हम भी तो वही काम करते हैं, हम भी तो वही योगदान देते हैं। सर, लगातार आप ये मांग करते ही रहे हैं, पहले भी आप जंतर मंतर पे आए, क्या सरकार के नजरिए में कुछ बदलाव हुआ? देखिए, आप जानते हैं, आपने कवर भी किया था बहुत अच्छी तरह। पिछले दिनों हम 47 दिन का यहाँ पर धरना दिए थे, उसके बाद फिर 1 दिन का भी दिए थे। ये जो हमारा धरना है, ये हमारे ऑल इंडिया में जितने वर्किंग कमेटी मेंबर है फेडरेशन के, उनके तरफ से दिया गया है, जिसमें दिल्ली डिफेंस काउंसिल के नेता लोग भी हैं और लोकल भी कुछ लोग नेता लोग, खाली नेता लोग, वो लोग आए हैं, पदाधिकारी राइट, पदाधिकारी वो लोग आए हैं। और ये धरना हमारा है शाम तक। उसके पहले 2 बजे डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मेमोरेंडम हम देंगे और 2:15 बजे ना 2:15 बजे डिफेंस सेक्रेटरी के पास जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद हम उनसे कुछ डिस्कस भी करेंगे और अपना मेमोरेंडम भी देंगे। ये सिर्फ लंबित मामलों का सवाल नहीं है जो आपने सवाल पूछा, ये मेनली हम एक साथ कवर करें या पॉइंट टू पॉइंट एक साथ कवर करें, वो ज्यादा अच्छा होगा ना, थोड़ा बोल। हाँ, सबसे देखिए, मुख्य हमारी जो आज के दिन के जो डिमांड है, वो डिमांड कहाँ से चालू हुआ? ये वहां से चालू हुआ कि सबसे पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर, जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हिंदुस्तान भर में, जिसमें कभी 5.5 लाख लोग काम करते थे, अब तो घट के कितना हो गया और रियल नंबर भी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन रोज ही घट रहे हैं रिटायर होने के बाद। और आज 20-22 साल में कोई भी भर्ती इस सेक्टर में हुआ नहीं। पीएसयू की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था। पीएसयू में भी यही हाल है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ। हाँ, पीएसयू में तो है ही, वो तो खुद मोदी जी बोलते रहते हैं दिन रात कि पीएसयू का मतलब ही है प्राइवेट करना। ये प्रधानमंत्री का जब शब्द हो तो रक्षा क्षेत्र में और क्या चाहिए आपको? देश का 18% बजट रक्षा में खर्चा होता है, वो प्राइवेट लोगों को नहीं मिलता। इसीलिए उनके जो 2 बड़े चेले हैं हिंदुस्तान में, अडानी और अंबानी, उनको उन्होंने रक्षा में अपना सिपा सालार बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो 18% डिफेंस में खर्चा होता है हिंदुस्तान में, उसका परसेंटेज उनको देना है, क्योंकि उनसे उनको चंदा लेना है। इसीलिए हमको बर्बाद करने पे तुले हैं। जब से आज 3 साल हो गया, सितंबर माह में तीसरी जो इनका टाइम वृद्धि हुआ था, ये कर नहीं पा रहे। ये कॉर्पोरेशन करके भी जीते नहीं, और हम कॉर्पोरेशन के बाद भी जीते हुए हैं। हिंदुस्तान के सारे डिफेंस के कर्मचारियों ने ये फैसला किया कि हम कॉर्पोरेशन में दस्तखत नहीं करेंगे। जबरदस्त। हाँ, और उस फैसले के कारण हमारे राजनाथ जी भी और मोदी बाबा भी अभी सुपारी मुंह में लेके बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं? तालियां हो जाए इस बात के। मैं इसीलिए आपको बोलना चाहता हूं कि हमने तय किया, उन्होंने फार्म बनवाने का बहुत कोशिश किया, फार्म भरवाने के लिए बहुत लोग लगाए अपने चमचे, लेकिन सफल नहीं हुए। उनको मालूम है कि कल फार्म आएगा, हमारे लोग लिखेंगे उसमें
कि हम रक्षा के ही कर्मचारी रहेंगे। कौन आपको अपने हाथ कटवाएगा? हाँ, आपको मालूम है हाँ। कि दूरदर्शन को इन्होंने ऐसे ही किया था, हाँ, प्रसार भारती बनाया। हाँ, हम लोग आए थे, हाँ। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, उन्हें बचाया। और दूरदर्शन कर्मचारियों ने लिखा हाँ, कि हम रहेंगे तो पुरानी कर्मचारी ही रहेंगे। हाँ। इसलिए उनका सब वेतन सब वही पुरानी कर्मचारी का है। इसलिए ये जो लड़ाई है, और दूसरा है एनपीएस के सवाल पे, ये दो जो मुख्य मांगे हैं, एक तो कॉर्पोरेटाइजेशन, एक एनबीएस, और डीआरडीओ की प्राइवेटाइजेशन, एमईएस की प्राइवेटाइजेशन, हमारा भर्ती बंद, आपको मालूम है। तो ये सारी जो चीजें हमारी चल रही है, हमारा कैडर रिव्यू नहीं हो रहा है, हमारे प्रमोशन के रास्ते बंद हैं, हमारे जो मृतक कर्मचारी हैं वो करीब 2,000 मैं करेक्ट समथिंग लाइक दैट, तो उतने लोग आज मर गए, लेकिन वही अनुकंपा उसके भर्ती नहीं हो रही है किसी की भी, जबकि हमारा रूल है बराबर की जो गुजरेगा काम करते हुए नौकरी में रहते उनके बच्चे को नौकरी दी जाएगी। वो भी हाँ जी, और हाँ कोरोना में भी जो लोग खत्म हुए, तो वो एक बहुत बड़ी हमारी डिमांड है। काम की कमी है, हमारा काम उठा के प्राइवेट को दे रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा हमारे आदमी बैठे हुए हैं, वो कहते कि कॉर्पोरेशन बन गया तो आपको मार्केट से कम्पीट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी आ रही है कुछ इस तरह का भी है। बता रहा हूं मैं, कॉर्पोरेशन बन गया तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा। एक तरफ हमको कम्पीट करने बोलते हैं, दूसरे तरफ हमारे आइडल बैठे हुए हैं, और 1 रुपया का टेंडर बीट में ये टाटा को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, किसको मर्जी उसको दे रहे हैं। उसके बाद कोई आदमी आज 20 साल से भर्ती नहीं हो रहा, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट लेबर ला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कोई सर्विस सिक्योरिटी नहीं, हायर एंड फायर, सुबह आएगा शाम को जाएगा। अगर अडानी और अंबानी 400% प्रॉफिट कमाते हैं तो उसका कारण क्या है? इसलिए कारण है कि हमारा अगर 90,000 तनख्वाह बनता है तो हमको 9,000 दिया जाता है। 90,000 को 9,000 बना के काम समान वेतन। हाँ, प्राइवेट वालों कॉन्ट्रैक्टर वालों को दे रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारे लोगों को काम बंद कर दिया, हमारा पीस वर्क बंद हो गया, हमारा ओवर टाइम बंद हो गया। लोगों ने जो मकानें खरीदी उसको अब बेच रहे हैं। बड़े लोगों ने अच्छे स्कूलों में जो भर्ती कराया था वहां से अपने बच्चों का नाम काट कर सरकारी स्कूल में भर्ती कर रहे हैं। हमको कंगाल बना के अडवाणी और अदानी को मोदी साहब उनको माला माल कर रहे हैं, और अरबों खरबों रुपया अपना वो उनका जो गजानंद बेटा है उसके उसमें चुनाव में जो है उसका क्या हुआ, शादी हुआ, शादी में खर्चा कर रहे हैं। गजानन। हाँ, गजानन बड़ा शानदार नाम दे रहे हैं। वैसे ऐसा नाम नहीं देना चाहिए। क्या है वो, ठीक है, तो वो उसने उसके शादी में पूरे देश की जनता ने चुकाया है ना, सब में टैरिफ बढ़ी। हाँ, और जियो का दाम भाव बढ़ गया, और मोदी जी जाके उसके पीठ थपथपाए, शाबाश। और वो बोल के आए कि जैसे हमने बीवी छोड़ा तुमने भी छोड़ देना। वो क्या गया था, बीवी रखने तो ही जाएगा ना, उसका तो काम है बीवी छोड़ना। तो उसको समझाया, कान में बोल के आगे जाना, उनको वाइफ नहीं रखना, कुछ दिन रखना, 2-4 साल, उसके बाद छोड़ दे रहा। नहीं, ये तो आप अपने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन कटाक्ष है ये भी। हाँ, वो और क्या आशीर्वाद दे सकता है ये आदमी? हम आपको नहीं वो ऐसा आशीर्वाद दे सकते जो मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो मैंने जिसको डिफाई किया आपको कैसे कर सकते? तो ये चल रहा है, और हम लोगों ने ये तो सांकेतिक अभी किया है, सांकेतिक किया है। इसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान के जो रक्षा क्षेत्र के वो कर्मचारी हैं उन सबको यहाँ आह्वान करेंगे, एक फैक्ट्री से, एक एमईएस से, डिपो से, डीआरडीओ से, सभी जगह से, ईएमई से, सब जगह से लोग, जितने हमारे डायरेक्टरेट है, नेवी से, एयरफोर्स से, सभी लोग यहाँ पर आएंगे, और हम पूरा जंतर मंतर को भर के पार कर जाएंगे। जैसे अग्निवीरों ने अपनी आवाज उठाई, क्योंकि उनको भी एक तरह से ठेके पे ही और 4 साल के लिए कर दिया, तो एक तरह से ठेकेदारी प्रथा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। वो अग्निवीर नहीं है, वो आग लगा के मर है। 4 साल बाद एक नए लड़के को आप 10 लाख रुपया दे के बाहर कर दोगे, और 10 लाख खर्चा होगा तो क्या करेगा? आग लगा के मरेगा ना। वो तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। वो ठीक ही है। आप थोड़ा सा उसको वो कर रहे हैं, थोड़ा सा
भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं 10% रिजर्वेशन देके, क्या लगता है? लेकिन जो कमान से जो तीर निकल गया वो उल्टा मोदी जी के ही लग गया। व्हाट इज 10% दे रहे हैं आप बताएं मुझे, क्या 10%? बीएसएफ में और पुलिस में ये सब धोखा है, उल्लू बनाने की प्रक्रिया है। नौकरी बंद है। नौकरी बीएसएफ में कौन भर्ती कर रहा है अभी? तुम सब जगह भर्ती बंद करा दिए हो और 10% रिजर्व कर दिए। उस रिजर्वेशन हमको कोई क्यों बुलाएगा? क्या ये भी जुमला हो गया फिर एक? ये जुमला तो नहीं है, ये धोखा है। अच्छा। देश के जवानों के साथ धोखा है। और 4 साल की प्रक्रिया में क्या हो रहा है? हर आदमी अपने, छोड़ दीजिए ना, अपना भी अरे ठीक है यार, लगेज को बिल, हर आदमी जो है, हर आदमी क्या कर रहा है? अपने बाप बेटा को बोल रहा है देखना मर के नहीं आना, पहला दे रहा है, बोला 24 में जा रहा है, 28 साल में मर के नहीं आना, तेरी बीवी विधवा हो जाएगी, हम लोग बेरोजगार हो जाए, भूखे मर जाएंगे। तो लड़का जो है ना बोला साला 4 साल के लिए नौकरी में आए, मोदी के कहने पे मरे क्यों मरे? उसका नतीजा क्या होगा? वहां सेना नहीं है, वो सेना नहीं है, बाहर के सैनिक है वो, तो वो देश के लिए जान देंगे। सब जगह आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है, और ये आप याद रखिए, आज नहीं तो कल देश में ये प्रथा बदलेगी और 4 साल की सैनिक नहीं चलेगा। हम इतने साजो सामान 4 साल के सैनिक के लिए नहीं बना रहे, वो बना रहे देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए। हम बिल्कुल वो है, दृढ़ संकल्प है, अड़िग है अपनी बात, बिल्कुल अड़िग है, और वो रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। और जब तक हम जिंदा है लड़ेंगे, और जब तक मोदी को गद्दी से नहीं हटा दिए तब तक भी लड़ेंगे। आधा तो आपने लंगड़ी सरकार तो कर दिया। पिछले रामलीला मैदान में आपने देखा होगा कि हमने नारा दिया था, मोदी तुमको जाना होगा। अल्टीमेटली मोदी जाने के कगार में है। मोदी आज खुद खड़े नहीं है, जो बैसाखी में खड़ा है वो चल नहीं सकता। बैसाखी खींचो वो धड़ाम हो जाए। तो ये क्या कुछ सुधार आएगा क्या उनके रवैये में, एटीट्यूड में? क्या जनता की तरफ देखेंगे? क्योंकि अब तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। पेंशन की बात बहुत हो रही है, वो बुजुर्गों की बात हो या आपकी बात हो, हर जगह हो, ओपीएस की बात हो, कहीं कुछ नहीं है। बस सरकार अपनी ही पॉलिसीज को घुमा फिरा के चेप देना चाहती है। क्या कहेंगे आप? देखो मैं बता रहा हूँ, एक गधा को आप रोज लक्स साबुन से नहाओ और 3 महीना नहलाया, तो घोड़ा बनेगा क्या? नहीं। तो वो गधा है। कौन गधा है? मोदी। अरे ऐसे कैसे? हाँ, मैं उससे भी गड़बड़ है, उसे भी गड़बड़ है। नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, एक आदमी खुद बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो गधा नहीं तो क्या? हम अपने लड़के को क्या बोलते हैं? हम अपने लड़के को बोलते हैं गधा, तू पढ़ नहीं रहा, जिंदगी भर गधा ही रहेगा। उपमा दे दी आपने। हाँ, जो पढ़ा नहीं वो गधा है। अच्छा, बस सीधी बात है। एक मूर्ख आदमी को प्रधानमंत्री बनाया इस देश का, ये दुर्भाग्य है। ये मैं बोल रहा हूं। देश की जनता ने वोट दे के बनाया। अब देश की जनता ने वोट दे के बनाया, वो बहुत बड़ा विषय है, उसमें बात करूंगा तो अलग है। अब देख तो रहे क्यों देश की जनता ने वोट दिया, सामने देख रहे हैं आप, इसीलिए वोट दिया। लगता है बहक गई जनता, उसको भरमा दिया गया। जनता बहक नहीं गई। अभी लाखों लोग जाते हैं शिव जी को पानी चढ़ा के, आस्था है। तो मोदी ने एक ऐसा पिक्चर बनाया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अच्छा, कोई इंसान, वो खुद ही बोल रहा भाई, मेरा शब्द नहीं है। बिना माँ बाप का कोई लड़का पैदा हुआ दुनिया में तो बोल दो, वो बोलता है कि मैं ऊपर से आया हूँ, मेरे को अवतार है, मेरे को भगवान, नॉन बायोलॉजिकल मतलब अवतार होता है। बोले ऊपर वाले ने मेरे को भेजा है। तो ऊपर वाले ने जब आपको भेजा है, सबको ही भेजा है उसने तो खैर नहीं, हम तो माँ बाप ने भेजा है। माँ बाप ने भेजा है। माँ बाप को ऊपर वाले ने दिमाग दिया होगा कि इनको भेजो, इनको भेजा होगा इनडायरेक्टली। तो सच्चाई वही है। इनको कैसे ऊपर वाले ने भेजा हमको नहीं मालूम। तो जो आदमी खुद को भगवान घोषित कर दे तो आप क्या बोलेंगे? बुद्ध बहुत गुस्से में है और बहुत प्रखर आलोचना कर रहे हैं। हाँ, भगवान बुद्ध ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। अच्छा, हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के लोगों ने माना कि तू भगवान है। हाँ, वो इंसान ये स्वयं घोषित कर रहे हैं, ये स्वघोषित भगवान। इतना बड़ा कार्टून आपको, आप बैठिए भाई साहब, बैठिए, लोग और है ना आपके सामने। इतना बड़ा कार्टून आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जो मोदी है, ये आपको गारंटी दे रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, विषय से नहीं जा रहे क्या? नहीं, कम हो रहा है। उन्होंने जितना जख्म दिए, अब उन्होंने जितना जख्म दिए हम उसको गिना नहीं सकते।
हमारी नौकरी छीनी, हमारे कंपेशनेट अपॉइंटमेंट छीना, हमारा काम छीना, हमको प्राइवेट किया, हमको कॉर्पोरेट किया, हमारा पेंशन छीना, हमारे लोगों के भर्ती में पाबंदी लगाई, डीआरडीए को प्राइवेटाइज किया, एमईएस का काम छीना, नेवी का काम छीना, एयरफोर्स का काम छीना, हमको घर से बेघर किया, हमको दाने के लिए मोहताज किया। अगर हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो बहुत कम बोल रहे हैं। हमारी इतनी आग है हमारी जिंदगी में, आपको बता सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियों के खिलाफ है और ये जो आग है वो और ज्यादा सुलग जाएगी। इस आग की वजह ये कि 400 पार घटकर 250 पर आ गया, 250 से भी नीचे चला गया और कहीं ऐसा ना हो कि 25 से नीचे चले जाएं, क्योंकि यही रहा। क्योंकि सरकार को जनता की भावना की कद्र करनी चाहिए और ये सब डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं और ये लीड करते हैं, देश के लीडर है, रक्षा करते हैं देश की। अगर इनके सम्मान की रक्षा नहीं होगी, अगर इनके अधिकार की रक्षा नहीं होगी तो देश में आम नागरिक का क्या हाल होगा। मुझे तो लगता है आम नागरिक तो फिर दोयम दर्जे पर खड़ा रहेगा, क्योंकि जिनको इनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है तो क्या इस देश को उद्योगपतियों के हवाले कर देना चाहिए? क्या 2-4 लोग बैठकर ये तय करेंगे कि कौन भाड़े पे आएगा? प्राइवेटाइज कर दोगे, सब कुछ कर दोगे प्राइवेटाइज। प्राइवेट का मतलब होता है सिर्फ प्रॉफिट, उसका कोई जन सेवा से मतलब नहीं होता, कोई लोक कल्याण से मतलब नहीं होता। और सरकार कभी प्राइवेट नहीं होती, सरकार जन कल्याण के लिए होती है, सरकार सबके कल्याण के लिए होती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में देखते रहिए। What's your name and why you come here for Jantar Mantar? சார், என் பெயர் கே விஜயசீலன். Yeah. அகில இந்திய பாதுகாப்புத்துறை ஊழியர் சம்மேளனத்தினுடைய தேசிய செயற்குழு உறுப்பினராக செயல்படுகின்றேன். இன்றைய தினம் தில்லி ஜந்தர் மந்திரியிலே அகில இந்திய பாதுகாப்புத்துறை ஊழியர் சம்மேளனத்தின் சார்பில் மாபெரும் தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தர்ணா போராட்டத்தினுடைய முக்கியமான டிமாண்ட்ஸ், கோரிக்கைகள் என்னவென்றால், பாதுகாப்புத்துறை தளவாட உற்பத்தி நிறுவனங்களை தனியார் மயப்படுத்தக்கூடாது, கார்ப்பரேஷன் மையத்தை கண்டித்தும் அதை தனியார் மயப்படுத்தும் போக்கை கண்டித்தும், அதே போல எங்களுடைய அனைத்து கோரிக்கைகளும், நாங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும். புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டும். 8வது ஊதிய குழுவை அமுல்படுத்த வேண்டும். உடனே அதற்கான முன் தயாரிப்புகளை செய்ய வேண்டும். அதே போன்று பாதுகாப்புத்துறையை தனியார் மயப்படுத்தும் போக்கை கண்டித்தும் இன்றைய தினம் இந்த தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்தினுடைய கோரிக்கைகள் அடங்கிய அனைத்தையும் இன்றைய தினம் மாலை ராஜ்நாத் சிங், ரக்ஷா மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் அவர்களிடத்திலே எங்களது தலைவர்கள், அகில இந்திய பாதுகாப்புத்துறை ஊழியர் சம்மேளனத்துடைய பொதுச் செயலாளர் தோழர் ஸ்ரீகுமார் அவர்களும், அகில இந்திய பாதுகாப்புத்துறை ஊழியர் சம்மேளனத்தின் தலைவர் தோழர் பாதக் அவர்களும், அவர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் இன்றைய தினம் சந்திக்க நேரம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் ரக்ஷா மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் அவர்களையும் டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி அவர்களையும் சந்தித்து எங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அங்கே பேச்சுவார்த்தை நடத்த இருக்கின்றார்கள். இந்த அரசு தொடர்ந்து தனியார் மய போக்கையும் கார்ப்பரேஷன் மையத்தையும் ஊக்குவிக்கின்ற விதத்திலே எங்களது உற்பத்தி நிறுவனங்களை 41 ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி நிறுவனங்களை 7 கார்ப்பரேஷனாக மாற்றி இந்த 3 ஆண்டுகள் இந்த 41 தொழிற்சாலைகளையும் கடந்த 224 ஆண்டு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த தொழிற்சாலைகளை தனியார் மயப்படுத்துவதற்கு ஒரே முழு வீச்சில் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதை நிறைவேற்றியிருக்கின்றார்கள். அதனை கண்டித்து நாங்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை முன்னெடுத்து அதன் விளைவாக 3 ஆண்டுகள் டீம்டு டெபுடேஷனாக மாற்றியிருக்கின்றார்கள். அந்த டீம்டு டெபுடேஷன் வருகின்ற செப்டம்பர் 30ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகின்றது. இது நாள் வரை இந்த அரசு ஊழியர் என்ற அந்தஸ்தை இந்த 3 ஆண்டுகள் நீடிக்கப்பட்டு மேலும் 1 ஆண்டு நீடிக்கலாம் அல்லது நீடிக்காம போகலாம். ஆனால் எங்களுடைய முழுமையான கோரிக்கை என்னவென்றால், நாங்கள் பாதுகாப்புத்துறை உற்பத்தி நிறுவனங்களிலே பணிக்கு சேர்ந்தபோது அரசு ஊழியராக பணியில் சேர்ந்தோம். அரசு ஊழியராக கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி, we have retired as a government employee என்ற கோரிக்கையோடு நாங்கள் அதை முன்வைத்து
தொடர்ந்து போராடி வருகின்றோம். எதிர்காலத்தில் இந்த கோரிக்கை மீண்டும் OAP-யாக இவர்கள் இந்த 41 பாதுகாப்புத்துறை உற்பத்தி தளவாட தொழிற்சாலைகளை OAP மூலம் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்ற முக்கிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் 8வது ஊதிய குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும், அதே போல பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை தொடர்வதற்கும் புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கும் முன்முயற்சி இந்த அரசு எடுக்க வேண்டும். இந்த அரசானது உழைக்கும் மக்களுக்கும் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கும் அண்ட் தென் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள்ஸுக்கும் இந்த அரசு எதுவும் செய்யவில்லை. ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள் கிட்ட இருந்து வரியை GST மூலமாகவும் பல்வேறு கமர்ஷியல் டாக்ஸ் மூலமாகவும் ப்ரொபஷனல் டாக்ஸ் மூலமாகவும் கலெக்ட் பண்ணி அதை கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு இவர்கள் தாரை வார்ப்பதற்கும் 2A என்ற சொல்லுக்கு A அம்பானி அண்ட் அதானி இவங்க 2 பேருக்குமே இதை வழங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். இந்த அரசானப்பட்டது இன்றைய தினம் மோடி அரசு இது தனியார் மயத்தையும் கார்ப்பரேட்டுகளுக்கும் கைகூலியான அரசுதான் செயல்பட்டு வருகின்றது. NDA என்றால் நிதிஷ் அண்ட் நாயுடு டெவலப்மெண்ட் அலைன்ஸ் NDA. இந்த பட்ஜெட்ல பார்த்தாக்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் நிதியை வழங்கி அதர் ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற மாநிலங்களுக்கு எந்தவித நிதியும் கொடுக்கவில்லை. இந்த பட்ஜெட் ஆகப்பட்டது இந்த 2 பேர்களையும் அதாவது இந்த அரசை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவர்களுக்கு நிதி கொடுத்து அவர்களை தாஜா செய்து இந்த கவர்மெண்டை நடத்தி இருக்கின்றார்கள். This NDA is totally said as Nitish and Naidu Development Alliance. This NDA, this government will be no long continue because these 2 persons somewhere else it will withdraw is supporting this government is automatically dissolved. So what we are demanding, restore old pension scheme for all central government employees and scrap corporation in defense civilian. Last question, sir. What is the message of our audience? This message of our audience என்ன சொல்ல வரோம்னா, இங்கே இந்த அரசு தொடர்ந்து தனியார் மையத்தை பிரைவேடைசேஷன் கார்ப்பரேஷன் என்ற திட்டத்திற்கு கொண்டு சென்று இதை இந்த உற்பத்தி நிறுவனங்களை அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை சீரழிப்பதிலும் டிஃபென்ஸ், ரயில்வே, பேங்க், LIC, all the government sectors they will spoil and they are working for private sector. This government is totally corporate government and private government, not for even though single poor persons and middle class. It is only for high class government. Okay, thank you, sir. Thank you. Zindabad!